अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर सुरक्षित समझ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट केवल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ने इसको सब्जेक्ट के ऊपर ये आज चर्चा लगाई है। चूंकि मैं इस संगठन का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, तो देश भर में जाते रहते हैं हम लोग, अलग अलग राज्यों में बातचीत करते रहते हैं कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों के साथ। हमने जब देखा कि ये एक बहुत बड़ा विकराल रूप है, तात्कालिक समस्या है, तो हमने इसको पूरे देश में एक जन जागरण अभियान के तहत इस सब्जेक्ट को लिया है और हम ये चाहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चाहे हमारे मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के हों या फिर कोई जनरल कास्ट के भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अनिल भाई से हम बात करते रहते हैं, वो इंटेक के पदाधिकारी हैं और उनसे हमने इस विषय के ऊपर जब बातचीत की तो उसने कहा हमारी चिंता तो यही है, स्वाभाविक हमारी चिंता, और हम इंटेक के माध्यम से भी इसको उठा रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई। ऐसे ही जो बीएमएस है, जो भाजपा का एक तरीके से कर्मचारी संगठन है, उनके कोई साथी होंगे, उनके कोई वेलविशर होंगे, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कर्मचारी की तो कोई कास्ट नहीं होती ना, कर्मचारी की समस्या तो हर कर्मचारी की समस्या है। मैं ये चाहता हूं कि वो व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर इस बात को सोचे, देश हित के बारे में सोचे, देश के कर्मचारियों के बारे में सोचे कि भाई ये जो है ये कैसे होगा। मेरे साथी शिवराम जी ने पहले बताया, अगर हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं तो राष्ट्रीय संस्थान जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, एक शब्द ये आया है और एक निजी हाथों में आया है। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो हम एक थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आजादी से पहले जब हमारा संविधान हमारे देश में लागू नहीं था, तब देश की क्या सिचुएशंस थी एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयज के बारे में, कर्मचारी के बारे में क्या स्थिति थी। हम ये जानते हैं कि पूंजीपति जो वर्ग है, वो क्लास है, वो हमेशा कर्मचारियों का शोषण करती है और जो धन है वो किसी पर्टिकुलर लोगों के हाथ में केंद्रित होता रहता है। वो हमेशा जो भी पूंजीपति वर्ग होगा उसके ये माइंड में ही रहता है कि वो प्रॉफिट मोटिव के ऊपर काम करता है। वो प्रॉफिट मोटिव पर काम करेगा, मतलब जिसको जितना हिस्सा बनना चाहिए उसके हिस्से को कटल करेगा। अगर आपको 10 रुपए मिलने चाहिए तो वो आपको मजबूर करेगा कि आप 2 रुपए में वो काम करें। अगर आपको 5 घंटे काम करना तो वो मजबूर करेगा कि आप 8 घंटे काम करें। 8 घंटे काम करना तो 10 घंटे काम करें। ये हमेशा होता था और इससे क्या होता था कि पावर का सेंट्रलाइजेशन होता था। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब इसके ऊपर लंबी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की और उन्होंने पाया कि लोकतंत्र दुनिया में आया ही इसलिए कि चंद लोगों के हाथ से ताकत निकलकर सभी नागरिकों के हाथ में वो ताकत आई। और इस बात को ध्यान में रखकर अगर हम प्रेम्बल पढ़ते हैं तो वो व्यक्ति की डिग्निटी की बात करता है, उनके सम्मान की बात करता है। मतलब हम भारत के लोग, यहाँ पर कोई नेता महत्वपूर्ण नहीं है, कोई पूंजीपति महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर ये भारत के लोग और भारत के नागरिक महत्वपूर्ण है। वो इम्पावर हो, इस बात को ध्यान में रखकर ये संविधान लिखा गया। और जो मजदूरों के हक में जो चीजें बनाई गई, नीति पॉलिसीज बनाई गई, वो पूंजीपतियों के हक में नहीं बनाई गई थी, वो यहाँ के कर्मचारियों के हित में पॉलिसी बनाई गई थी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि समय कभी भी एक जैसा होता नहीं, चीजें इवॉल्व करती हैं। जो परिस्थितियां हमारे सामने 1947 में थी वो आज 2023 में नहीं है। पूरी दुनिया का फिनोमिना बदला है और उसके प्रभाव भारत के ऊपर भी आए। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज हमारे बहुत सारे साथी, अगर मैं स्पेशली पंजाब की बात करूं तो वो लोग बाहर जाकर मजदूरी करना ज्यादा कंफर्टेबल समझते हैं यहाँ पर जॉब करनी। इसका मतलब कर्मचारियों के लिए जो वहां सेवा शर्तें हैं वो ज्यादा ठीक है कंपेरेटिवली भारत में। अब अगर भारत की सरकारों ने बाहर के इस फिनोमिना को, जो एलपीजी हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो 90 के बाद शुरू हुआ और कहा गया कि भाई हम
वर्ल्ड बैंक के दबाव में ये स्कीम लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा अगर दुनिया के साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है तो दुनिया में जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है उसको हमें इंप्लीमेंट करना होगा। तो उसको हाफ हार्टेडली आप क्यों कर रहे हैं? आप कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें हैं उनको ध्यान में रखकर कीजिए ना। आप पूंजीपति जो आ रहा है उसको ध्यान में रखकर क्यों कर रहे हैं? अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भारत में आ रही है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आई। भारत सरकार ये कंडीशन तो लगा सकती है कि भाई जो भी हमारे यहाँ आप एम्प्लॉय रखेंगे, आइदर कॉन्ट्रैक्ट, आइदर आउटसोर्स और या परमानेंट, उनके लिए हमारे यहाँ पर ये रूल रेगुलेशन है जिनको आपको फॉलो करना। अगर सरकार इस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उनको इजाजत देगी कि अगर आप ये टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो आप हमारे यहाँ पर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और भारत दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमी है। हम हमारे यहाँ नौकरियां बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। हर दुनिया की हर कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती है। भारत सरकार की क्या मजबूरी है कि वो कर्मचारियों के हितों को अनदेखी करके उनको यहाँ पर बिजनेस करने दे रही है। और मैं कह रहा हूँ बाहर की कंपनी तो छोड़ दीजिए, बाहर की कंपनी जब हमारा शोषण करेगी तब करेगी। अभी प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो क्या कम शोषण कर रही है? और प्राइवेट भी छोड़ दीजिए, अभी जो सरकारी उपक्रम है उस सरकारी उपक्रम में जिस ढंग की पॉलिसीज लाई जा रही है वो क्या हमारे फेवर में है क्या? अभी अनिल कुमार जी ने बताया कि जो लेबर लॉज थे उनको डे बाय डे कटल किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि आप संगठित होकर अपनी आवाज ना उठा सके। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दौर हमेशा चलेगा। इस कमजोरियों को आपने समझना पड़ेगा, इस कमजोरियों के कारणों को समझना पड़ेगा और हम सभी एम्प्लॉइज को इकट्ठे आकर अपने भविष्य के लिए और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठे बनाकर एक ताकत बनानी पड़ेगी। अच्छी बात है कि संविधान में अब यह ढांचा बचा हुआ है कि हर सरकार को जनता का मैंडेट लेना पड़ता है हर 4-5 साल। अगर आप इकट्ठे होते हैं उनको यह लगेगा कि आप उनकी सरकार को बदल सकते हैं। वो सरकारों में बैठकर जो जिस तरीके के जीवन जीते हैं उनको लगेगा कल हम भी आम नागरिक की तरह आना पड़ेगा और हमको भी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर ये एहसास आप उनको दिला देते हैं तो 100% फिर वो आपकी बात मानेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड में बैठकर हम ये एलपीजी की अगर स्कीम से लड़ना चाहते हैं तो क्या ये संभव है क्या? और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय लेवल पर जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन थे, चाहे वो इंटेक हो, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, जितनी शिद्दत के साथ उनको कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरना चाहिए था, पिछले सालों में वो नहीं उतर पाए। लेकिन आज ये एहसास हो रहा है, इसीलिए हम सबकी ये ड्यूटी है। मैं मक्कम के साथियों को भी कहता हूं कि जितने भी कर्मचारियों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिना कोई अपने मन में शंका समाधान लिए बिना आप उनके पदाधिकारियों के साथ बात कीजिए। और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी सरकार बनाने की बात कर रही है, हमको भी अपने कर्मचारी संगठनों के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने चाहिए। अगर कोई कहता है भैया प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो पूछिए इंटेक्स से क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं क्या? पूछिए बीएमएस से आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं क्या? हम तो लोगों के कर्मचारियों के हितों के लिए एक आवाज उठाना चाहते हैं। अगर वो अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ मिलाना चाहते हैं तो ये आवाज ताकतवर बनेगी। लेकिन हम उनके साथ अगर बात ही नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट के ऑर्गेनाइजेशन अगर केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों से ही बातचीत करेंगे तो फिर ये कैसे संभव हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कई बार हम आरक्षण की बात करते हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान है कि आरक्षण गया। तो क्या हमारा ही गया? हम उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो भूतपूर्व सैनिकों का रिजर्वेशन यहाँ पर है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों का रिजर्वेशन यहाँ पर है, हमारी महिलाओं का रिजर्वेशन यहाँ पर है, यहाँ पर रवाल्टा के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन है, जोनसार के नाम पर रिजर्वेशन है जिसमें सारे के सारे वर्ग के लोग आते हैं। अभी अगर एसटी का जो यहाँ कॉन्सेप्ट है उसमें तो भूभाग को हमने एसटी डिक्लेयर किया हुआ ना, उसमें जितने भी लोग रहने वाले, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी कैटेगरी से हो, वो तो सबको ही बेनिफिट्स मिल रहा वहां पर।
रवांडा क्षेत्र में ओबीसी के नाम पर सभी को रिजर्वेशन मिल रहा है यहाँ पर। तो हम सब लोग मिलकर, जितने भी हमारे कर्मचारी संगठन है, हम सरकार के पास ये दबाव लेकर, ये मांग लेकर क्यों नहीं जाते कि सर अगर आरक्षण एक राज्य की या राष्ट्र की नीति है तो इसके ऊपर कोई कानून तो बनना चाहिए। अगर हम ये बात लेकर जाते हैं तो वो कैसे मना करेंगे? भाई तुम नहीं चाहते हो कि इसके ऊपर कानून बने। हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी लोग जितने संख्या में वो उनकी भर्ती होनी चाहिए, क्या वो पर्याप्त हो रही है? क्या भूतपूर्व सैनिक हमारे जितने भर्ती होने चाहिए क्या वो हो रही है? क्या अगर वो नहीं हो रही तो उनका तो नुकसान हो रहा ना। ये नुकसान सिर्फ SC/ST OBC का तो नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं या तो वो कर्मचारी संगठनों का नाटक कर रहे हैं, वो ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, वो एक्सपोज करो फिर उनको सोसाइटी में, और अगर वो वास्तव में लड़ना चाहते हैं तो उनके सामने शर्तें रखो। आओ भाई तुम इस मुद्दे में साथ में आओगे ना। ये जो प्राइवेटाइजेशन के कारण देश को और लोगों को और हमारे एम्प्लॉय को जो नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर तो आप साथ आइए ना कि इसे खत्म कीजिए। मैं कहता हूं कि सिर्फ आउटसोर्स जो बता रहे थे, दिल्ली से मेरी बात हो रही थी कि ONGC में इस ढंग से हो रहा है कि हम हमारे लोग कोई सेवा शर्तें कुछ है ही नहीं, कोई लिखित में है ही नहीं है। अगर हम कुछ डिमांड करेंगे तो डर लगा कि कल को हमें कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाएगा। मैं कहता हूं दिल्ली गवर्नमेंट का मॉडल आप पकड़ लीजिए, वहां हर दफ्तर ने अपने यहाँ पर स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को रखा हुआ है और उनको आप निकाल नहीं सकते। सरकार ने रखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई 10 लोगों को इनकी सैलरी है, पहले लिख के बता दिया भाई ये है, और ये लोग काम करेंगे, वो एंड ऑफ द रिटायरमेंट तक वहां काम करते हैं। सरकारें एक राज्य में एक रूल लगा रही है, दूसरे राज्य में दूसरे रूल लगा रही है। वो अपनी सेवा शर्तों का बिल्कुल क्लियर कट, जो एक तरीके से शीशे की तरफ साफ, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्यों नहीं रख रही है सोसाइटी के सामने? आप करना चाहते तो करिए, नहीं करना चाहते मत करिए। अभी प्राइवेटाइजेशन में हम अग्निवीर स्कीम लेकर आए हैं। अच्छा, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया भाई 4 साल तक की नौकरी तुम्हारी, आना चाहो आओ, नहीं आना चाहते ना। इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये सोसाइटी की समझे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो नेशनलाइजेशन को डीनेशनलाइज किया गया और इसके लिए कहा गया कि भाई इसके लिए इफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कर्मचारियों की स्किल्स बढ़ेगी। ये जो हमें स्टार्टिंग में बताया गया था, 90 में 92 में ये स्कीम लागू हुई, आज 2023 हम ये देख रहे हैं कि हमारा देश जो तेजी के साथ राइज कर रहा था, आज वो डिक्लाइन हुआ है। हम आज भी कहीं बहुत ज्यादा अचीवमेंट, उपलब्धियां हासिल कर नहीं पाए। रही SC/ST OBC के रिजर्वेशन की बात, जो भारत की पब्लिक सेक्टर की नवरत्न कंपनियां बनी, जिसमें ONGC भी है, जिसमें NTPC है, जिसमें BHEL है, ऐसी तमाम 8-9 जो नवरत्न कंपनियां बनी, उनका डेटा निकाल कर देख लीजिए पुराना 2010-2001 का। उन्होंने रिजर्वेशन क्राइटेरिया को ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया। लगभग उनका पूरा रहा। केंद्र सरकारों का जरूर बैकलॉग रहा, लेकिन उनका पूरा रहा लगभग। इसका मतलब क्या है कि SC/ST OBC के कर्मचारियों ने भी उस संस्थान को नवरत्न कंपनी बनाने में अपना 100% कंट्रीब्यूशन दिया। ये अपने आप को साबित करता है, जो बोलते हैं कि भाई अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो हम मेरिट के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। अगर आपने रिजर्वेशन पूरा रखा और उसके बाद वो संस्थान नवरत्न कंपनी बना, आज जब उस संस्थान में आपने रिजर्वेशन क्राइटेरिया को कर्टिल कर दिया, उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आज उसको आप बेचने की नौबत पर आ रहे हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन से मेरिट के साथ कंप्रोमाइज किया जाता है, ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी सर। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई है, ये आज के दौर में, आज की परिस्थिति में, आज की पॉलिसीज के ऊपर ही लड़नी पड़ेगी। आज की सरकार के साथ ही मांग सही हमें ये जो हमारे हाकिम फैसले हैं, ये आज की सरकार से ही कराने होंगे, चाहे वो हमारी राज्य सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो। आप विद्रोह करके संविधान के दायरे के बाहर जाके आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो मुझको लगता है कि जैसे आर्य सर ने कहा है, मैं जब से इस और समाज जीवन में काम करना शुरू किया हूँ, आर्य साहब के साथ हम हमेशा रहे हैं। हमेशा जब भी हम कहीं
फंसते हैं किसी कार्यक्रम को लेकर, तो उनके पास जाते हैं कि सर इसे बताइए। अच्छी पहल की वो उन्होंने कि अपने जीवन का जो उनका अनुभव है, सारे कर्मचारी संगठनों को एक करके एक बड़ी ताकत बनाने का जो उनका सपना है, इसमें मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ हमेशा आपके साथ रहा है सर। ये जो लड़ाई है बेसिकली, ये लड़ाई हम आज की परिस्थिति में अगर हम लड़ते हैं तो इसको हमें लीगल तौर पर भी कोर्ट कचहरियों में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और आपने जो लीगल सेल बनाई है वो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ की अपनी लीगल सेल है, जो हम सेंटर में भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो केस है, जो रिट मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ने दायर की थी, उसी के ऊपर अभी आर्गूमेंट हुए हैं, और ये लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि हम ही नहीं लड़ रहे हैं केवल मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ही नहीं, भारत के तमाम कर्मचारी संगठन रिजर्वेशन में प्रमोशन को लेकर जो एक दुविधा की स्थिति सरकारों ने पैदा की है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इसको बहुत पेशेंसफुली सुन रहा है, और मुझे लगता है कि ये हम आने वाले समय में इन कर्मचारियों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। दूसरी बात ये, हम जो कर्मचारी हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली जुड़ी है, हमारे साथ हमारी सोसाइटी के लोग जुड़े हैं, जितने साथी यहाँ बैठे हैं। ये जो आज प्राइवेटाइजेशन का नुकसान हो रहा है, जो डिबेट्स और डिस्कशंस यहाँ चल रहे हैं, इसको जाकर अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने घर में चर्चा कीजिए और बताइए कि ये प्राइवेटाइजेशन ये कैसे हमारी आने वाली जनरेशन को खत्म करके रख देगा। और पूंजीपति फिर किसी को नहीं देखता, अगर वो पूंजीपति है तो उसके लिए केवल कर्मचारी है, वो किस कास्ट का इसे नहीं समझता, वो जब क्रश करता है तो सबको एक साथ क्रश करता है। तो मैं कहता हूं इसको आप समाज जीवन में एक चर्चा का विषय बनाइए। सोशल अवेकनिंग एकमात्र माध्यम होती है चीजों को रिफॉर्म करने का। मैं आपको ये बताऊं, जो जब अभी आर्य साहब बोले थे कि हमारे नेता सुनते नहीं है, हमारे नेता अपनी दूसरी जो चीजें हैं उनको ज्यादा एंगेज रहते हैं। कर्मचारियों की समस्याएं क्या है, हमारे संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या है, ये हमें नहीं मिल रहे हैं, इससे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इससे मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है। और सर आप हमारे विधायक हैं, आप हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप हमारे पार्षद हैं, इसको अपने हाउस में उठाइए। और अगर आप नहीं उठाएंगे तो फिर हमको ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो ये आवाज उठाए। ये बात अगर आप उन तक उन्हें समझाते नहीं, उनको लिख कर देते नहीं, तो वो लोग नहीं उठाएंगे। मैं लिख कर दे सकता हूं कि जिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को हमने लिख कर दिया है, पिछली बार का जो लोकसभा में जो अभी डिबेट हुई थी, डिस्कशंस हुआ था इस सेशन से पहले सेशन में, तो उठाइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बातें। अब वो उनके पास इतना समय नहीं है, हमारे पास कितना समय है कि हम चीजों को ड्राफ्ट कर लिखकर उस पर एविडेंस डालें। ये काम कर्मचारी संगठनों का, उनको लिखना चाहिए, अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहिए, अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को उसके लिए मजबूर करना चाहिए, समाज में अवेकनिंग स्थापित करनी चाहिए। और ये सब कामों पर ऑलरेडी मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ काम कर रहे हैं। ये जो पैन इंडिया में जो हमने ये और नेटवर्क पूरा खड़ा किया है, उत्तराखंड के साथियों ने जिस ढंग से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जाकर जो कर्मचारी संगठनों से मिल रहे हैं, मैं उनका मतलब उनके लिए यही कह सकता हूं कि भाई बेहतर काम है। और आने वाले समय में ये कर्मचारी संगठन सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर एक बड़ी ताकत उत्तराखंड में हम निर्माण करने में हम कामयाब हो जाएंगे, इसका मुझे पूरा आसार विश्वास है। साथियों, प्राइवेटाइजेशन के क्या साइड इफेक्ट हुए ये हमने कोरोना काल में देखे ना। प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करके बैठ गए थे, सरकारी चीजों पर ही निर्भर थे ना। आज जिस ढंग से प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, हमको पता है कि उनका नेशनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, उनका ह्यूमन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, उनका अपना जो प्रॉफिट मोटिव उनका इंटेंशन है वो उसके साथ ही काम करते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि इससे मुझे फायदा नहीं है तो वो उस काम को थोड़ा ही करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य के बारे में सर बता रहे थे, उसमें तो नहीं आते ना। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में सबसे ज्यादा इनपुट लगता है, आउटपुट कम निकलता है। लेकिन जब रिसर्च कंप्लीट हो जाती है और वो पब्लिक डोमेन में भी दे दी तो उनके लिए तो फायदा ही फायदा, उसमें क्यों नहीं आते वो लोग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकारों को अपनी कंपटीशन में भी रहना चाहिए, सरकारों के नियंत्रण में बहुत सारे संस्थान रहने चाहिए। पब्लिक जो ये है
कंपनी अगर कोई बनाना चाहता है तो बना ले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए तो कहा है कि भाई उन्होंने डिबेट डिस्कशन करते हुए तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को हम पढ़ते हैं तो उन्होंने मिश्रित इकोनॉमी को कहा कि भाई मिश्रित इकोनॉमी होनी चाहिए। तेजी देश को तेजी के साथ अगर डेवलप करना है, विकास करना है, तो उसके लिए केवल सरकारी चीजों के भरोसे नहीं रह सकते, उसके लिए हमें कुछ प्राइवेट लोगों को भी इन्वॉल्व करना होगा। तो उन्होंने ये इसके लिए बिल्कुल ऑप्शन छोड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक उदाहरण के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा और कहूंगा कि साउथ अफ्रीका का मैं एक एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूं। वो 95-96 में आजाद हुआ। वहां पर जब 2001 की स्थिति में बताता हूं, 2001 में तकरीबन मुझे जाने का मौका मिला, तो वहां जो ब्लैक्स लोग थे जो हजारों सालों से उनको हाशिए पर रखा गया था, वो 5-6 साल के अंदर ही जीवन के हर क्षेत्र में नजर आने लगे। उसका कारण जब मैंने पूछा ये कैसे संभव हुआ, हम 1947 में आजाद हुए और हम आज 2022 में भी कह रहे हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इन लोगों का कैसे हुआ? उन्होंने बताया कि जैसा आरक्षण ये अफर्मेटिव एक्शन है, हमारे संविधान में लिखा गया है, और जो संविधान में लिखा गया है वो राष्ट्रीय नीति है, एक नेशनल पॉलिसी है। तो उसने कहा हमारे यहाँ पर भी हमने जो ये बोरो किया ये भारत के संविधान से ही बोरो किया। और वहाँ जो 3 कैटेगरी है वो है वहाँ की महिलाएं, वहाँ पर जो लोग कभी किसी दूसरे देश से आकर बस गए उनको बोलते कलर्स, और उनकी कई जनरेशनें वहाँ निकल गई, वो कलर्स, वुमेन्स, कलर्स एंड ब्लैक्स, ये 3 कैटेगरी है जिनको अफर्मेटिव एक्शन के तहत ये प्रावधान है, रिजर्वेशन के प्रावधान है। हमारे यहाँ पर ये SC ST OBC है। देश आजाद हुआ तो उन्होंने सख्ती के साथ इसे इम्प्लीमेंट किया, और वो सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करके उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय नीति में कंट्रीब्यूट करना, सहभाग करना भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और ये उन्होंने कहा आपका प्राइवेट स्कूल होने दीजिए, आपका अस्पताल होने दीजिए, आपका कोई और इंडस्ट्री होने दीजिए, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो सबसे पहले इन 3 को जाएगा, उसके बाद किसी और को जाएगा। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बहुत सारे इसके प्रभाव होंगे, ये हमने पेपर पर भी लिखे हैं। जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं वो इस संगठन को ताकतवर बनाने के लिए इसकी जो सदस्यता है आप इसे ग्रहण करें। और हमने जो अभी मैं बोलना नहीं चाहूँगा, हमारे जो ये 10 एजेंडे हैं, ये मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ने पूरे देश में घूम कर अलग अलग स्टेट में कर्मचारी संगठनों के साथ बात की, और कॉमन जो सबकी समस्याएं हैं ये 10 एजेंडे हमने लिखे हैं, इसको आप सुन लीजिए। इसको 1 by 1 करके हमारी यूनिटें कार्यक्रम लगाती रहती हैं, और मुझे लगता है कि ये जो सामाजिक अवेकनी का काम केवल मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ कर्मचारियों में ही नहीं करता, सोसाइटी में लगातार करता रहता है। हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे हमें साथ सहयोग गाइडेंस मिलती रहती है। आप सब लोग इसको सीरियसली लेंगे, पढ़ेंगे, समाज जीवन में इसकी चर्चा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम जय भारत। धन्यवाद सर, आपने अपने अच्छे विचार रखे। और अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय राजवीर सिंह जी, केंद्रीय अध्यक्ष विद्युत ऊर्जा आरक्षित वर्ग, वो आए और अपने विचार रखें और समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। सभी मंच पर उपस्थित साथियों को एवं बहनों को जय भीम जय मूल निवासी। बाबा साहब और ज्योतिबा फुले को नमन। साथियों, मैं अब आप सबको आज की इस सफल संगोष्ठी की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि एक जिला स्तरीय कार्यक्रम है और ऐसा नहीं कि उपस्थिति भी काफ़ी सराहनीय है, और विभिन्न विभागों से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। और मक्कम के हमारे केंद्रीय पदाधिकारी ऑनरेबल भूपेंद्र जी अभी
बोल रहे थे, उन्होंने मक्कम की जो उद्देश्य है, उसकी जो टारगेट्स है, उसकी जो कार्य प्रणाली, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। चूँकि मैं भी एक मक्कम का एक सदस्य भी हूँ और साथ ही उत्तराखंड में बिजली के 3 विभाग हैं, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, UJL लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो इन 3 विभागों में SC/ST के लगभग 2-2,500 कर्मचारी कार्यरत हैं और संविदा के मिला देते हैं तो और भी उनकी संख्या बढ़ जाती है। उन सबका SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, इवन अगर कोई महिला का आरक्षण भी है, कोई विकलांग का आरक्षण भी है या उत्तराखंड आंदोलनकारी का आरक्षण भी है, उसके भी हितों के लिए विद्युत ऊर्जा आरक्षित एसोसिएशन का इन 3 विभागों में गठन हुआ है और उन सब की पैरवी के लिए मुझे एक स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दे रखी है। तो कई समस्या आती है, भाई भूपेंद्र जी ने राष्ट्रीय लेवल की बहुत सारी समस्याएं बताई हैं, लेकिन राज्य स्तर पे जब राज्य कर्मचारी विभागों में कार्य करते हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता महसूस की जाती है समस्याओं के बारे में। क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण का मामला है तो राज्य का मामला आ जाता है, राज्य को अधिकार है कि वह दे या ना दे, 16(4) A या B में यही डिफाइन किया गया है। हमारे साथी कमल कुमार जी भी आंदोलन कर रहे हैं और उससे पहले मदन शिल्पकार जी और रोहित कुमार जी और पूरे उत्तराखंड के संगठनों ने इसमें काफ़ी 2012 से लगातार आंदोलन होते रहे, उसमें हम लोग भी लगातार शिरकत करते रहे और अग्रणी भूमिका में रहे। इनिशियल फेज में हम लोग 2012 में शुरुआती दौर में हम लोग भी साथ में रहे और अभी भी हैं। तो साथियों, मैं 1-2 पॉइंट ही, ज़्यादा नहीं मैं लंबा खींचूंगा, 1-2 बातें ही कहना चाहूँगा। एक तो उत्तराखंड राज्य में एक संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग और SHG विभिन्न माध्यम से आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रखे गए हैं, जिनकी सैलरी बहुत कम होती है और गुजारा भी नहीं होता, उसकी पैरवी करना बिल्कुल जायज़ है। और हम लोग भी तीनों विभागों में इस बात को रखते हैं कि भाई समान पद और समान वेतन इनको दिया जाए, क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये में किसी का भी गुजारा नहीं होता। एक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी भी 500 रुपये होती है और उसके हिसाब से 15,000 भी उनको नहीं सैलरी दी जाती। तो आप सोचिए वो कैसा जीवन जीते हैं। तो इस पर समान वेतन, समान कार्य, समान वेतन का मुद्दा बिल्कुल जायज़ है और इसकी मांग जोर शोर से हम लोग रखते हैं। लेकिन साथियों, इसकी आप थोड़ी सी जब गहराई में जाएंगे तो मेरे संविदा कर्मी, बहुत सारे साथी यहाँ हो सकते हैं, उनको इस बात का बुरा भी लग सकता है, लेकिन मुझे गुरेज नहीं है। और जैसा कि भूपेंद्र जी ने कहा कि हमें सामान्य संगठनों के साथ मिलकर भी ऐसे मुद्दों पर यदि समाधान निकलता है तो हमें उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर उन मुद्दों का समाधान कराना चाहिए। और ऐसा हम कम से कम बिजली विभाग वाले, मैं आपको बता दूं, बिजली विभाग में जो कार्यरत हैं, SC/ST का इकलौता संगठन है। पहले 2 संगठन थे, उनका एकीकरण करके हमने उसको इकलौता संगठन बनाया। तो विभिन्न आंदोलनों में हम जहां जहां पर हमारी सहमति बनती है वहां पर जोर शोर के साथ में उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। उसके परिणाम भी आए हैं। संविदा कर्मियों का कुछ नॉर्मल उनको सैलरी मिलती थी, लेकिन उनको हमने कई अलाउंसेज उनको दिलवाए, ऊर्जा भत्ता दिलवाया, उनको नाइट अलाउंस दिलवाए, उनको ग्रुप इंश्योरेंस नहीं थे, ग्रुप इंश्योरेंस दिलवाए, ESI की सुविधा नहीं थी, ESI की सुविधा दिलवाई। तो इस तरह की कई चीज़ें उन साथियों को दिलवाई। लेकिन इसकी मैं गहराई में मैं चर्चा करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि उत्तराखंड में उपनल के माध्यम से या अन्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कार्मिक रखे जाते हैं
आप उसके तरीके पे गौर कीजिए। वो कहीं कहीं दूर दूर तक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका भर्ती का नहीं होता। यदि इस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल भर्ती किए हुए संविदा कर्मियों के खिलाफ अगर कोर्ट में जाते हैं तो इनमें से एक भी परमानेंट नहीं होता। ये बिल्कुल मैं खुली चेतावनी के साथ की बात कहता हूं, क्योंकि जब भर्ती किए जाते हैं तो अगर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है तो उसमें जो है रोजगार की समता के अवसर का ध्यान नहीं रखा गया। उनको जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब दिया जाता है तो उसमें पब्लिक में जो बेरोजगार बैठे हैं उनको अवसर की समता का अधिकार है, जो उसका अनुपालन नहीं किया गया। इसमें मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि सरकार के ऊपर आरोप लगाता हूं कि ये चोर दरवाजे की भर्ती है। इसमें मंत्री, विधायकों और जो प्रतिष्ठित, जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनके जानने वाले चोर दरवाजे से भर्ती होते हैं और 4-5 साल के बाद में फिर वह आंदोलन करते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए, हमें जो है हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारा ये किया जाए। मैं इसमें बिल्कुल सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ। दूसरी बात, उसमें दूर दूर तक SC, ST, OBC जो कि रिजर्वेशन पॉलिसी है 2012 का उत्तराखंड गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि इसमें जो है SC, ST, OBC का जो रिजर्वेशन है सीधी भर्ती में उसका अनुपालन किया जाए, लेकिन वह किसी भी विभाग में उसका अनुपालन नहीं किया जाता और कोई भी संगठन इसकी जोर शोर से आवाज नहीं उठाता। केवल ये तो कहते हैं कि संविदा वालों का ध्यान रखा जाए, लेकिन आप ये भी बात कहिए कि संविदा चोर दरवाजे से नहीं रखी जाए, नहीं तो इनको भी गुमराह किया जा रहा है, इनको कोई रेगुलर नहीं किया जा सकता इस तरह की भर्तियों में जो है। तो ये स्थिति उत्तराखंड में है। हमने तीनों विभागों में तीनों मैनेजमेंट से टेबल टॉक किए और टेबल टॉक पे हमने उनसे कमिटमेंट लिया कि जो भी खाली पद पड़े हैं संविदा कर्मियों के बैकलॉग कोटा, आपने भर्ती किया, सारी सीटें भर ली, 10,000 कार्मी खड़े कर दिए, आपके पास उतने पद भी नहीं है जितने आपने वहां पे खड़े कर दिए जो है लोगों को, लेकिन उनमें SC, ST, OBC के नहीं है। तो हमने उनको कहा कि तो उस पर हमने रोक लगाई कि आगे से कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति भर्ती नहीं होगा जब तक SC, ST, OBC का बैकलॉग कोटा पूरा नहीं होगा। ये हमने उपलब्धि उधर हासिल की है इस बात। तो साथियों, ये चीजें हैं, बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए, और चूंकि समय कम होता है, पर्ची जल्दी आ जाती है, बात लंबी बहुत सारी होती है जो है ना, और एक आध बातें दिमाग से स्लिप भी हो जाएंगी पर्ची देखते ही जो है। तो ये सारी चीजें हैं। और रही बात, एक मैं उस पर भी कहना चाहूँगा कि भाई एक्ट निरस्त हुआ था उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जो उसकी अमनाराज की शर्तें पूरी नहीं थी। हम हाई कोर्ट से जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं और वापस फिर आ जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि इरशाद हुसैन ने जो है वो अपनी रिपोर्ट नहीं दी, इसके लिए हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। भाई इरशाद हुसैन आयोग का बाध्य करोगे क्या?